नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में। मैं हूं दीपक बघेल, आप है मेरे साथ। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पे फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने पहले वीडियो में जाना कि किस प्रकार से मानव भूगोल का प्रतिपादन हुआ और किस प्रकार से ग्रेडजेल ने अपनी परिभाषा दी, पॉल विडाल डेला विलास ने क्या परिभाषा दी, एलन सैंपल के अनुसार भी हमने उस परिभाषा को जाना। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मानव भूगोल में आपकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। जैसे सबसे पहली विचारधारा है मानव का प्रकृतिकरण, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इसको ही कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद। साथियों, ये विचारधारा क्या कहती है कि ये आदिकालीन मानव के समय की बातों पर चर्चा करती है, यानी आदिकालीन जो मनुष्य था वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था और आदिकालीन मनुष्य ने किस प्रकार से अपना प्रकृति पर विकास करना शुरू किया और किस प्रकार से वो मनुष्य जो था वो प्रकृति पर डिपेंड था। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति पर डिपेंड हुआ करता था। तो सुनिए जरा, इस विचार धारा के अनुसार साथियों, मनुष्य जो था शुरुआती समाज में, जब समाज विकसित भी नहीं हो रहा था हमारा, जब मनुष्य एक आदि मानव के टाइम में रह रहा था, यानी आदि मानव के रूप में रहता था, तब मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था। वो प्रकृति के अधीन रह करके ही प्रकृति को सुनता था, प्रकृति के ही सभी क्रियाकलापों से नियंत्रित होता था। यानी हम लिख सकते हैं कि आदिकालीन मानव प्रकृति पर निर्भर था तथा प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी गर्जना से डरता था तथा उसकी पूजा करता था। और मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्रकृति से ही नियंत्रित होते थे। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्रकृति से ही नियंत्रित होते थे। यानी मनुष्य कैसे समाज में था, जहां पर उसके सभी क्रियाकलाप प्रकृति से ही निर्भर थे, यानी प्रकृति पर ही पूरी तरीके से निर्भर होते थे और वह नियंत्रित भी होते थे। मनुष्य भोजन के लिए आसपास के वातावरण पे, पशुओं पर निर्भर था। आवास के लिए किसी पेड़ों की छाया में या कुछ गुफाओं में मनुष्य निवास करता था। और सर्दियों के टाइम में उसे सर्दी को भी सहन करना पड़ता था, क्योंकि उसने उस समय कोई कपड़े बनाना या कोई भी शरीर ढकने के लिए किसी भी प्रकार की उसने अपने वस्त्र पहनना शुरू भी नहीं किया था। तब ऐसी अवस्था में मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्रकृति के अनुसार ही नियंत्रित होते थे और वो प्रकृति पर पूरी तरीके से डिपेंड था। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज में हम एक प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। इसमें मनुष्य जो था पूरी तरीके से समाज, जो मनुष्य का समाज था वो पहले प्रकृति पर ही निर्भर था। यानी प्रकृति ने जो उसे फल फूल दिए, कंदमूल दिए, मनुष्य ने वही चीज खाई और उसी से अपना जीवन का पालन किया। इसके अलावा
और हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य जो था वो निष्क्रिय था। निष्क्रिय मतलब कि प्रकृति के सभी जो भौतिक नियम है वही मनुष्य के जीवन को चलाए रखते थे, और मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं कर पाता था, यानी उससे डरता था वो, तो है ना, उसकी गर्जना से डरता था तथा उसकी पूजा करता था। तो यानी कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप किससे नियंत्रित हो रहे थे? प्रकृति से। तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य निष्क्रिय था। मनुष्य क्या था? निष्क्रिय था, और प्रकृति सक्रिय थी। सक्रिय थी। इस प्रकार से प्रकृति जो है वो अपना प्रकोप दिखाती थी और मनुष्य उससे डर जाता था, और उसके डर से, उसकी गर्जना से डरता था और पूजा करता था। यही आपका क्या है? मानव का प्रकृतिकरण है। यानी कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड होकर के रहेगा इसमें। ये उस समय की विचारधारा को इंगित करता है, उस समय के विचारों को इंगित करता है जब मनुष्य पूरी तरीके से किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर डिपेंड था। और वो निष्क्रिय था, कौन? मनुष्य। लेकिन प्रकृति सक्रिय थी। क्यों? बारिश हो रही है तो उसको नियंत्रित कर लेगा मनुष्य? नहीं कर पाएगा, हम आज भी नहीं कर पाएंगे इतना। समझ में आ रहा है ना? तो मनुष्य क्या था? उस समय निष्क्रिय था, और वो अपने आसपास के जंगलों में निवास करता था, आसपास के जंगलों से शिकार करके खाया करता था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जैसे आज भी वर्तमान में भी कुछ मनुष्य जो है अपने पर्यावरण के दास हैं। जैसे आज भी कई जगह पर मनुष्य अपने पर्यावरण के दास हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल, कॉन्गो की जनजातियां, और अरब में बगधू समुदाय के लोग। ये लोग क्या है? आज भी अपने पर्यावरण के दास हैं, आज भी जनजातीय समुदाय में रहते हैं, प्रकृति पर डिपेंड है पूरी तरीके से। ऐसे ही हमारे अंडमान निकोबार में भी सेंटिनल आइलैंड पर कुछ जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रखती हैं। आज भी उस आइलैंड पर जाना मनुष्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में किसी का हस्तक्षेप सहन ही नहीं कर सकते। उन्हें कोई भौतिक विकास नहीं चाहिए, जैसे हमें सड़कें चाहिए, हमें एरोप्लेन चाहिए, हमें परिवहन चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। वो सिर्फ प्रकृति से ही नियंत्रित होते हैं और प्रकृति को ही अपना ईश्वर समझते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम क्या कह सकते हैं? मानव का प्रकृतिकरण यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा कह सकते हैं। अब इसका समर्थन करने वाले कौन है? तो इस विचारधारा के समर्थक, तो समर्थकों में नाम आता है जैसे अरस्तु, हम्बोल्ट तथा हिपोक्रेस व अल-मसूदी। यानी इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थन किया है और वो इसी विचारधारा को ज्यादा बेहतर मानते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम जरा। चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद विचारधारा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? संभववाद विचारधारा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे जो प्रकृति के डिपेंड हुआ करता था, अब उसने प्राकृतिक वातावरण को समझना शुरू कर दिया। यानी उसने समझना शुरू कर दिया कि बारिश हमेशा ही नहीं होती है और सर्दियां हमेशा ही नहीं पड़ती हैं। इस प्रकार से उसने अपने वातावरण को समझा, प्राकृतिक नियमों को समझा और धीरे धीरे फिर उसने विकास करना शुरू किया।
और विकास की राह में वो आगे निकलते हुए आज के वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। तो किस प्रकार से पहुंचा, सुनिए जरा। तो इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है तथा मनुष्य उनका प्रयोग करता है और प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। जिससे धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यानी कि मनुष्य क्या है, प्रकृति जो अवसर प्रदान करती है यानी संसाधन प्रदान कर रही है, मनुष्य उन संसाधनों का प्रयोग करता है और अपना विकास करता है। और इसी से क्या होता है, प्रकृति पर मनुष्य छाप छोड़ता है। जैसे मनुष्य ने अपने लिए विकास किया, लकड़ियों से लकड़ियां ली, फर्नीचर से फिर हमने टेबल वगैरह बनाए, है ना, और हमने बढ़िया से बढ़िया घर बनाए। क्या ये सब प्राकृतिक संसाधनों से ही तो बना है। आज जैसे ये बोर्ड बनाए, ये मार्कर बने, ये सारी चीजें बने प्राकृतिक संसाधन। कपड़ा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों से बना है। रेशा कहां से आया, समझ रहे हो ना। तो हमने ये सारी चीजें कहां से ली है, प्रकृति से ही ली है। ठीक है, तो हमने उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कुछ इस तरीके से किया कि हम अपने लिए बेहतर तरीके से उपयोग कर लें, और हमने प्रकृति पे छाप छोड़ दी। अब ये जो बोर्ड बना लिया हमने किस चीज से बनाया है, प्राकृतिक संसाधनों से बनाया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रकृति को एक नया रूप दे दिया। ठीक है, आपने कई सारे झरने देखे होंगे जो पूरी तरीके से मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, है ना। आपको लगेगा कि वो रियलिटी में वो क्या है, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। एरोप्लेन है, आप उड़ते हो हवा में, हैं, तो वो चीज क्या है, एरोप्लेन में एक जगह से बैठे दूसरी जगह पहुंच गए हवा में उड़ करके। तो इस प्रकार से मनुष्य ने क्या किया है, परिवहन में द्रुत गति की है। अब ये गति करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझा है, और इससे मनुष्य ने क्या किया, अपना विकास किया है। और इस प्रकार से मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति पे अपनी छाप छोड़ दी, और जिससे धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो गया है, मानवीकरण हो गया है। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संभावनाओं को जन्म देता है, तथा उनकी पूर्ति करता है। इसलिए इस विचारधारा को संभववाद भी कहा जाता है। विचारधारा भी कहा जाता है। यानी मनुष्य क्या करता है, अपनी संभावनाओं को जन्म देता है इच्छाओं के थ्रू। क्यों, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज उसे एक घर चाहिए, कल उसे फिर दूसरा घर चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति है, जो एक गरीब व्यक्ति है ना, वो भी सोचता है, सपने देखता है एक महल में रहने के, लेकिन उसके कभी भी इच्छाएं हमेशा सेटिस्फाई नहीं होती है। क्यों, उसे लगता है कि अभी इसमें थोड़ी और कमी रह गई, थोड़ी वो रह गई है ना, हमें और चाहिए। तो वो जो और चाहिए वाला जो चीजें है ना, यही मनुष्य की इच्छाओं को बनाए रखती हैं और संभावनाओं को जन्म देती हैं। और जैसे पहले पानी गर्म करने के लिए अलग टाइप का हीटर आया, ठीक है, फिर एक अलग से एक रोड आ गई बन करके, गीजर आ गया बन करके, है ना। तो नई नई संभावनाओं को जन्म दिया ना, तो उन इच्छाओं की पूर्ति अलग अलग तरीके से की। और इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी इच्छा की पूर्ति करने के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बदला। इसीलिए इस विचारधारा पर हम कह सकते हैं कि सब चीज संभव है। और जब सब चीज संभव है तो मनुष्य ने उसी विचारधारा को क्या कह दिया, संभववाद कह दिया।
यानी मनुष्य ने जहां हम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, मनुष्य ने सीढ़ीदार खेती की, है ना। चाय के बागान आसाम में देखो सीढ़ीदार खेती की जाती है ना। अब हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में रहने के लिए वातानुकूलित अपने अनुसार अनुकूल घर बना लिए, जैसे गर्मी देने के लिए एयर कंडीशन लगा दिए जो गर्म हवाएं देने लगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अपने जीवन के जीने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी संभावनाओं को जन्म दिया और उनकी पूर्ति की, और इसीलिए इस विचारधारा को संभववाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी अब मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने इस प्रकार प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ी, जैसे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने इस प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे सीढ़ीदार खेती करने लगा मनुष्य, है ना। शीत यानी ठंडे प्रदेशों में मनुष्य ने अपने लिए अनुकूल घर बनाए, है ना, और उन घर को गर्म करने के लिए एयर कंडीशन वगैरह लगा लिए, है ना। परिवहन की बेहतर सुविधा विकसित कर ली। आज आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो 36 घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य ने अब क्या है, मनुष्य जो है वो सक्रिय हो गया है, प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली भाई, है ना। क्योंकि मनुष्य ने क्या करा है, प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त कर ली तो मनुष्य को हम कह सकते हैं कि वो सक्रिय हो गया है ना। और प्रकृति क्या हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। यानी अब प्रकृति पर मनुष्य डिपेंड नहीं है, यानी इतना डिपेंड नहीं है जितना कि पहले डिपेंड हुआ करता था। और इस विचारधारा के समर्थकों के नाम क्या है, तो सुनिए जरा। तो समर्थकों में तो पहले है पॉल विडाल डी ला विलास, पॉल विडाल डी ला विलास, और आपके फेवरे, और इसी के साथ एक और है अल्बर्ट डिमांजिया। यानी इन दोनों तीनों ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। यानी ये समर्थन करते हैं कौन सी विचारधारा का, प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि इन्होंने किस विचारधारा का समर्थन किया है, संभववाद विचारधारा का। इसके बाद एक विचारधारा और है आपकी रुको और जाओ विचारधारा, जिसे आप ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रस्तुत की गई विचारधारा को पढ़ेंगे, और उसका नाम एक और है जिसे हम कहेंगे नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो इस बार इन विचारधाराओं के साथ साथ अब हम अगली विचारधारा को अगली वीडियो में जानेंगे, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। साथियों, अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार बनाएं ताकि देश को आप पर गर्व महसूस हो और कोई भी व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। जय हिंद, जय भारत।